गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम, ठीक है, वो देखना है हमें। सबसे पहला फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले जो बात करनी है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की, वो है फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज़। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं सारे, ठीक है ना, तो फिजियोकेमिकल फीचर्स क्या है, ठीक है, और हम जो कम्युनिटीज़ आगे जो चर्चा करेंगे उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है ना, तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें एबायोटिक कंपोनेंट या कम्युनिटीज़ के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी एंड यूटिफिकेशंस के बारे में देखना है। सेकेंड पॉइंट तो हमारा मैराइन इन्वायरमेंट है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स, जोनेशन, फोना एंड देयर आर अडेप्टेशन, डीप सी एंड यूशिराइन फोना। तो मैराइन जो इकोसिस्टम है हमारा, समुद्री पारिस्थिति या के बारे में हम चर्चा करें, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या सामान्य लक्षण, जोनेशन, किन किन जॉनल्स में वो बसा हुआ है, उसका फोना क्या है, मतलब वहाँ की वेजिटेशन प्लस एनिमल्स, फोना एनिमल्स कौन कौन से हैं उनके लिए देखना है, एंड देयर आर अडेप्टेशन, वहाँ की क्या अडेप्टेशन है जो उस वाटर में रह सकते हैं, क्योंकि मैराइन वाटर इज ए साल्ट वाटर। ठीक है, डीप सी एंड इश्यूराइन फोना, फ्रेश एंड मैराइन वाटर का जो संगम है उसके लिए हम इश्यूराइन फोना के लिए बात करेंगे। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पर एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंटल, जिसमें जनरल करेक्टर फीचर्स ऑफ डेजर्ट के लिए हमें देखना है, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हमें चर्चा करनी है। बहुत अच्छी यूनिट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन एजेंडा है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर करें कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, स्वच्छ जलीय पारिस्थिति के बारे में देखना है एजेंडा, जिसमें आज जो हम देख रहे हैं एक सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज़, स्वच्छ जलीय आवास की भौतिक रासायनिक प्रकृति देखनी है, और रेफरेंसेस, ठीक है, और उसके संदर्भ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए आज का हमारा जो मेन एजेंडा है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, ठीक है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी के बारे में हम जो चर्चा करें, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है हम उसके बारे में चर्चा करें। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं अर्थ की। और अर्थ में हमें बात करनी है
बाकी ऑल ओवर हमारा सी वाटर है। तो यहाँ पर हमने कुछ जैसे अर्थ को बनाया है, उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास कौन सा है, वाटर ऑफ सी है, ठीक है। कुछ मात्रा में हमारे पास फ्रेश वाटर, और कुछ मात्रा में हमारे पास लैंड है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो अभी हम इनका कम्युनिकेशन फोना सा देखेंगे हम। फोना का मतलब एनिमल से है, ठीक है, और फ्लोरा का मतलब प्लांट से है। तो यहाँ के जो इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट हमारे पास मेराइन वाटर या सी वाटर है। इन दोनों का जो जैसे हम यहाँ पर स्टार बना दें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों हैं। जो स्टार वाले पॉइंट है वो हमारे एस्चुराइन वाटर से रिलेटेड है। तो हमें क्या देखना है कि जो एस्चुराइन वाटर का कुछ अडेप्टेशंस, फ्रेश वाटर के अडेप्टेशन, सी वाटर के अडेप्टेशन एंड टेरेस्ट्रियल के लिए अडेप्टेशंस, ये हमारा जितना भी पोर्शन हम देख रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, ये हमारा यूनिट सेकेंड के अंतर्गत हमें देखना है। और सबसे पहले हमें बात करनी है इसके परिचय के लिए। तो आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, परिचय, वो ऑन द किस पे डिपेंड कर रहा है। टॉपिक हमारा आज का मेन एजेंडा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, जिसमें फिजियोकेमिकल जो फैक्टर्स है वो बायोटिक कम्युनिटीज के लिए बात करनी है। नाम से ही स्पष्ट हो गया, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, जैविक समुदाय, मतलब ऐसे जिसमें कौन कौन सी चीजें वहां पर सम्मिलित है और वो इस फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंतर्गत, मतलब इस स्वच्छ जल में वो किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। तो उनसे पहले हमें आज जो देखने हैं, इसमें फिजियोकेमिकल जो फैक्टर्स हैं पृथ्वी पर, जैविक और अजैविक जो घटक है उनका सम्मिलित रूप से किसी न किसी प्रकार से लेन देन होता रहता है और उसके बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। तो उनमें हमें सबसे पहले देखने के लिए आज जो हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है फ्रेश वाटर। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम सी वाटर और फिर उसके बाद हम टेरेस्ट्रियल लैंड्स या इकोसिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रेश वाटर habitat, many organisms surround themselves with the water or live in contact with the water. The aquatic habitat itself have many characteristics, ठीक है। डॉक्टर वीपी अकॉर्डिंग एंड उन्होंने बताया किस किस बारे में। तो हम देख सकते हैं स्वच्छ जल की परिस्थिति में अनेक जीव अपने चारों ओर जल से घिरा रहते हैं और जल के संपर्क में निवास रहते हैं, ठीक है। जल आवास अपने आप में अनेक विशेषताएं लिए होता है। डॉक्टर वीपी खुदेसिया के अनुसार जल प्राकृतिक आत्मा है। जल प्रकृति की कौन है, आत्मा है। इसे जीवन की माँ भी कहा जाता है, मदर ऑफ लाइफ, क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से जल को सर्वाधिक घोलक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। इस परिपेक्ष्य में जल को तरल स्वर्ण, ठीक है, भी कहते हैं, सोना, स्वर्ण, ठीक है। जल जीवन सेतु, जल जीवन
हेतु सबसे बड़ा माध्यम है। जीवन को सर्वाइविंग के लिए वाटर के बिना संभव ही नहीं है। यह पृथ्वी की सतह के 73% स्थान को घेरे हुए है। ठीक है ना, हम ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो ऑलमोस्ट हमारा है 73% ऑल ओवर वाटर है। ठीक है, जिसमें से मैराइन वाटर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसी से ही जलीय आवास की महत्ता स्पष्ट की जाती है। जहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ जीव निवास करते हैं वह स्थान या आश्रय या आवास के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में जलीय आवास को निम्नलिखित 3 भागों में हमने बांट दिया है। वाटर को हमने बांट दिया 3 टाइप्स में। सबसे पहला आता है फ्रेश वाटर हैबिट, फिर आता है मैराइन वाटर, और फिर आता है इश्यूराइन। ठीक है, हैबिटेट। तो इन तीनों को हमको देखना है, स्वच्छ जलीय, समुद्र जलीय और बेला संगम के लिए बात करें। ठीक है, हम देख सकते हैं कि बायोटिक कम्युनिटीज़ में हमने एक पिक्चर्स को यहाँ, ठीक है, और एबायोटिक्स में क्या, जैसे बात करें हम यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक, जैसे ये हमारे पास सन है ना, तो ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सोर्स ऑफ लैंड का जो है, जैसे स्टोन है। ठीक है, उसके बाद ये माउंटेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, माउंटेन वगैरह हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, स्टोन्स होंगे। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर बात करें जैसे कि इंसेक्ट्स, मतलब फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ये हमारा जैसे प्लांट्स, एनिमल्स आ गए। ठीक है, वाटर है तो हमारा क्या है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके लिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों अधूरे हैं। उसके बाद प्रोटोजोअन्स हैं, बैक्टीरिया, प्लैंक्टन्स एंड, ठीक है, फंगाई, है ना। तो बहुत सारे इस प्रकार से हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो हमें यहाँ से मिले हैं, उसके लिए हमें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें तो हमें सबसे पहले हमें जो बात करनी है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की या इकोसिस्टम की, है ना। यहाँ पर 2 टर्म हैं, फ्रेश वाटर एंड इन्वायरमेंट। ठीक है ना, सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे पास फ्रेश वाटर क्या और इन्वायरमेंट क्या। ठीक है, तो पहले फ्रेश वाटर की बात कर लें। स्वच्छ जल, स्वच्छ जल के लिए लो कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ साल्ट, लवण की कम मात्रा, जिस पानी में है वो हमारे पास कौन सा वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट हमारे पास कौन है, इन्वायरमेंट। ठीक है, पारिस्थितिकी, आप जानते हैं प्रकृति की जो देन है पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट। अब किस इन्वायरमेंट में बिलोंग करता है तो उसके लिए बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एबायोटिक। ठीक है, मतलब अंतर संबंध है किसके साथ, जैविक घटक व अजैविक घटक के साथ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की। ठीक है, अब यहां पर हमें फैक्टर्स की बात कर लें हम, जैसे एबायोटिक फैक्टर की बात करें अजैविक कारक, और जैविक कारक।
अब अजैविक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी? जैसे पहले बात करें हम फिजिकल फैक्टर की, भौतिक, ठीक है, जिसमें आपका जैसे हम बात कर रहे हैं तो लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर करंट है, जल की धारा है, प्रेशर से, बायोफ्लुएंसी है, उत्प्लावकता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गए हमारे पास अनादर जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिका, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक में जैसे आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर करंट, ठीक है, प्रेशर्स हैं, दाब वगैरह, ये सारे फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स के अंदर का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और एबायोटा में हमारे पास जो आ जाएगा एनिमल एंड प्लांट्स कम्युनिटीज, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल इकोलॉजी। तो हमें किसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है? एनिमल। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के बाद। एबायोटिक में हमने फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और जबकि बायोटिक फैक्टर्स में हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट हमें एनिमल्स के बारे में चर्चा करनी है। तो आज जो मेन हमारा एजेंडा है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के तहत, हमें फिजिकल जो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स है उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में देखें। स्वच्छ जलीय आवास की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति। Physiochemical nature of freshwater habitat. Due to the distinct physiochemical nature of clean aquatic habitat, it is differentiated from other habitats. These are the accommodations exhibit differentiation in the following characteristics. स्वच्छ जलीय आवास की विशिष्ट भौतिक रासायनिक प्रकृति होने के कारण यह अन्य आवासों की अपेक्षा भिन्नता लिए हुए होता है और यह आवास निम्नलिखित लक्षण एवं भिन्नताएं प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें सैलिनिटी, लवणता की बात करनी है हमें। लवणता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सैलिनिटी जो लवणता है, अभी हमने क्या बात किया था कि लो कंसंट्रेट ऑफ वाटर, लो कंसंट्रेट ऑफ साल्ट, वाटर में क्या हो, लवण की मात्रा कम हो तो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है। तो सैलिनिटी लेस एंड सैलाइन जो हमारी है यहाँ पर, तो उसके हमें देखना है। लवणता समुद्री जल की तुलना में स्वच्छ जल न्यून लवणीय सांद्रता वाले होते हैं। बात आ गई यहाँ पर। प्रत्येक स्वच्छ जलीय आवास लवणीय सांद्रता की दृष्टि से भिन्न प्रदर्शित है। लवणों की मात्रा एवं प्रकार का अत्यंत ही परिवर्तनशील होते हैं। सामान्यतः स्वच्छ जल की लवणता 1.8% मानी जाती है और समुद्र जल की जो लवणीय सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेट है, वो 3.5% मानी जाती है। स्वच्छ जल में लवणीय अत्यल्प मानी गई है और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण घटक जो लवण के रूप में होते हैं वो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हमारा जैसे 0 और 0.5 ppt मतलब, तो ये हमारा फ्रेश वाटर है। पाउंड, लेक, रिवर, स्ट्रीम एंड एक्विटिक्स 0 to 0.5, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर है। 1 ppt जो हमारी है ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो ब्रैकिश वाटर हमें मिलता है 18 ppt, 8 to 18, ठीक है। बैटिक जो सी है, ठीक है ना, तो हम जिसके लिए स्ट्यूर्स, मैग्रोव, स्ट्रीम्स,
ठीक है, ब्रैकिश सी एंड लैक, ठीक है ना, ये सारा 5 to 30 ppt, ठीक है। सैलाइन वाटर के लिए सैलाइन वाटर मतलब जैसे हैं सी वाटर्स मान सकते हैं, साल्ट लैक जो भी है प्रॉपर, ठीक है, वो, और रेड सी 40 ppt टू अबाउ, ठीक है, जो बैरिंग वाटर से हम कंपेयर करते हैं, मतलब वाटर मेन जो सी वाटर के होता है 50 ppt, मतलब एक हमने एक बॉटल के रूप में किस प्रकार से इसको समझाया गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्राइट्स, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, अमोनिया, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, पोटेशियम और जिंक, इस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। उक्त घटक के साथ स्वच्छ जल में नमक की मात्रा 0.3% से 0.8% तक परिवर्तनशील पाई गई, ठीक है ना। जो साल्ट है उसके लिए हम बताएं तो फर्स्ट हमने सैलिनिटी देखा, सेकेंड हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, परासरणीय दाब स्वच्छ जल में चूंकि नमक की सांद्रता अत्यंत कम होती है, इसके फलस्वरूप स्वच्छ जल में रहने वाले जीव अति परासरीय माध्यम, ठीक है, जो हम यहाँ पर है हाइपर पोटेंशियल्स मीडियम में रहते हैं, कारण में जीवों का जीव द्रव्य सांकेत रूप से अति परासरी, जो इसका ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम हाइपरटोनिक होता है, इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, इस कारण से जल अंत परासरण, ठीक है। तो जो हमारा इंटर ऑस्मोसिस है, अंत परासरण रसाकृषण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इंट्रा जो हम बात करें यहाँ पर, तो किस प्रकार से एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, जो जीवों में प्रवेश करने लगता है और अंत जो जीव आप बात कर रहे हैं इस क्रिया के लिए प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए हैबिचुअल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें सी वाटर एंड मैराइन वाटर की, तो जो बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो बॉडी है वो वाटर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ढल जाती है, तो उस एनिमल्स के लिए अब जैसे सी वाटर्स में हम देखें तो स्केल्स कुछ एनिमल्स है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर में स्केल्स पाए जाते हैं फिश पर, जबकि मैराइन वाटर में नहीं पाए जाते, ठीक है। यह भी एक उसका हो सकता है, गिल्स, वहाँ पर जो गिल्स होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पर गिल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए सेकेंड देखा, जैसे आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स में देखो वाटर सॉल्वेंट इस प्रकार से, ठीक है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से किसी उस प्रकार जा रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स इसमें कितना ज़्यादा है, ठीक है। फ्रेश वाटर में ये कम होते हैं जो कि सॉल्वेंट होता है, और मैराइन वाटर तो रिवर्स हम जैसे ऑस्मोटिक जाएँ तो जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रेशर्स ऊपर से दिया जाए तो सी वाटर से ये कैसे सेमी परमिबल से उधर जाएगा, तो ये किस प्रकार से आया और किस प्रकार से गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है वाटर करंट, जल की धाराएं। स्थिर जल तंत्र में वायु के वेग के कारण जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। वायु जो होती है वो जल की धाराओं को बढ़ाती है, जबकि गतिशील जल तंत्र में पानी का बहाव बहता रहता है, ठीक है, मात्रा में एवं भूमि की कम या अधिक ढालू होने पर निर्भर करता है, ठीक है। जो स्थिर वाटर बॉडी है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर इकोसिस्टम की, तो उसमें दो प्रकार के टाइप्स है, लैटिक एंड लॉन्टिक, ठीक है ना। तो लैटिक और लॉन्टिक की बात करेंगे तो लैंटिक में जो होता है हमारे पास लेक एंड पाउंड आते हैं, और लॉटिक में हमारे पास स्ट्रीम। तो टाइप्स ऑफ हम देखें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो प्रकार से होते हैं, टाइप्स में देखें तो, ठीक है, हम उसको भी आपको बता दें। बात निकली है टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है लैटिक और दूसरा होता है लॉन्टिक। लैंटिक फ्रेश वाटर और लॉटिक फ्रेश वाटर। लैंटिक मतलब रुका हुआ जल, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेक, पॉन्ड etc, और लॉटिक मतलब बहता हुआ जल, जैसे रिवर,
ठीक है। तो यहाँ पर हम बात क्या करें वाटर करंट की, यहाँ वायु के वेग से वाटर करंट अप एंड डाउन होते हैं, जबकि ये तो ऑलरेडी रिवर क्या है, जल किस प्रकार से, मतलब जहां जा रही है वहां कोई ढलान होगी तो बहता हुआ पानी है, तो यहाँ वाटर करंट नहीं है, पर ये उतार एवं चढ़ाव के माध्यम से इनमें पानी का जो गति है वो ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहता हुआ जल एवं भूमि की कम या अधिक ढालू होने पर निर्भर करता है। जलीय जीवों हेतु जल धाराएं प्रमुख नियंत्रण एवं परिमितिकारी होती है, जल जीवों के वितरण का भी प्रभावित करती है, ठीक है ना, क्योंकि कौन से एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करेंगे उस वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका डेप्थ कितना है, गहराई कितनी, उस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं समर एंड वाइंड्स में रुका हुआ पानी के लिए बात करें तो इस प्रकार से किस प्रकार से वाइंड होती है और ये वाटर करंट किस प्रकार से अप एंड डाउन होता है। नेक्स्ट बात करनी है हमें पीएच, बहुत अच्छा है पीएच या हाइड्रोजन्स आयन कॉन्सेंट्रेशंस के लिए बात करें तो जल का हाइड्रोजन जो आयन है H+ सांद्रता का ऋणात्मक लॉग नेगेटिव लॉग पीएच कहलाता है, हम छोटी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। जल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं कहीं कहीं खाइयाँ होती है जो और भी गहराई होती हैं। कुछ वैज्ञानिक इन खाइयों वाले क्षेत्रों को वितलीय क्षेत्र भी मानते हैं, किंतु कुछ की राय इन्हें पृथक से खाई क्षेत्र हाइडल जोन के नाम से भी संबंधित किया जा सकता है। तो इसका वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इस पर निर्भर करती है वहाँ पर एनिमल्स की, जैसे एसिडिक क्या है, बेसिस क्या है, न्यूट्रल्स हमारे पास क्या है, तो ये डिपेंड करता है वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पारदर्शिता के लिए हम बात करें ट्रांसपेरेंसी के लिए तो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, तो हम पानी में एक क्षेत्र तक उसको हम देख सकते हैं, उसके बाद जितनी गहराई पर ये जाता है उसके बाद हम उसे नहीं देख सकते, क्या रीज़न है इसके लिए, ठीक है। तो उस पर बात करें, यहाँ पर एक जोन है जैसे लिथोरल जोन है और इक्विफोटिक जोन है, लिम्नोटिक जोन जिसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश एक लिमिट तक, ठीक है, जो हमारा लिथोरल जोन है वहाँ तक तो हमें उसका दिखाई देता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो हमें गहराई नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो उसके लिए हमें बात करनी है जल की पारदर्शिता के कारण की गहराई में पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई देती है। स्वच्छ जल में अधिक पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश की भेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए हम गहराई तक देख सकते हैं। अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे मिट्टी, रेत के कण, जलीय पौधे आदि की उपस्थिति में पारदर्शिता प्रभावित करती है और गंदलापन बढ़ता जाता है। सूर्य का प्रकाश पानी की गहराई तक जाने की क्षमता जल के गंदलेपन से प्रभावित होता है। पानी का गंदा होना जीवों के प्रकार तथा उपस्थिति पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है, जिसके लिए हम इसको एक टेक्निक से सेचिडिस्क, जिसमें ब्लैक वाइट जर्नल होता है और उस पर उस जो जिस रस्सी से बांधे उस पर नंबरिंग होती है, ठीक है। तो हम जहाँ तक हमें ये दिख रही है, ठीक है, वो तो हमारी ट्रांसपेरेंसी, पर जहाँ दिखना बंद हो जाता है तो उसे फिर हम निकाल कर नोट कर लिया जाता है। फाइनल ईयर के जो जूलॉजी के एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल एग्जाम में है उसमें भी आपको इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडी में क्या हेल्प करता है, तो CO2 गैस जो जल में घुलित अवस्था में मिलती है, आप देख सकते हैं किस मात्रा में ये घुली हुई है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स तथा कार्बोनेट्स के घुलित रूप में यह जल में उपस्थित होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के रूप में किस प्रकार से घुली हुई है। यहाँ हमने ओशन कार्बन साइकिल के लिए बता रखा है, ठीक है। समस्त जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहते हैं। ऑलमोस्ट जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो CO2 पर निर्भर करते हैं। जल में CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा जलीय जीवों के माध्यम से आती है, ठीक है। तो ये कैसे आती है, एनिमल में डिफ्यूजन्स के माध्यम से आती है, जो जलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण एवं चूना जमाने वाले जीवाणु द्वारा अधिकतर उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम CO2 के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन के लिए, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द रिवर किस प्रकार से सप्लाई होती है और रेस्पिरेशन किस प्रकार से, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जलीय श्वसन
के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन गैस, जैसे प्राणवायु भी कहते हैं, जल में घुलित अवस्था में पाई जाती है। जलीय जीव इसकी उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। ठहरे हुए जल से बहते हुए जल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। जल में ऑक्सीजन वायु से सीधे विसरण द्वारा जलीय तत्वों के प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित के माध्यम से आ जाती है, जो जलीय जीवों में श्वसन के मृत जीवों के अपघटन में तथा कम सांद्रता वाले जल को ऑक्सीजन से अधिक सांद्रता से उपयोगी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों को कंपैरेटिव करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी। ठीक है, घनत्व। जल की घनत्व पदार्थ पर सीधा समानुपाती तथा तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे डेप्थ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने डायग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आप वहाँ देख सकते हो कि सी वाटर, मतलब ठंडे प्रदेशों में हम देखें तो जो 4 नंबर है वहाँ पर अधिक, और गर्म में देखिए आप। ठीक है, तो गर्मी में क्या होगा, एनिमल ऊपर, ठंडे में क्या होगा, नीचे चल जाते हैं। ठीक है, तो जो घुलनशील मतलब घुलनशील लवणों भी जल का घनत्व बढ़ जाता है। स्वच्छ जल का घनत्व खारे समुद्री जल से बहुत कम होता है, किंतु स्वच्छ जल में होने वाले वाष्पीकरण इसके घनत्व को बढ़ा देता है। फलस्वरूप घनत्व की परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती ही रहती है। बहता हुआ जल में यदि किसी विशिष्ट स्थान में प्रवाहित हो रहा है तो उस स्थान के पदार्थ की घुलनशीलता भी जल के घनत्व को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है प्रेशर, दाब। जोनल ओशन और ओशन जो हम देख रहे हैं तो किस प्रकार के, तो आप देख सकते हैं जितना डेप्थ में जा रहा है, जितनी गहराई है। ठीक है, दाब की दृष्टि से जलीय जीव के ऊपर पाया जाने वाला जल स्तर का दाब वायुमंडलीय दाब के साथ मिलकर कुल दाब उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं बड़े एनिमल्स ऊपर की तरफ है, छोटे एनिमल्स नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि प्रेशर्स के कारण। ठीक है, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। समुद्र जल की अपेक्षा स्वच्छ आवास के दाब कम होता है। ठीक है, इसलिए कुछ जैसे हमने सी वाटर्स की बात की है, तो ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पर ट्यूना है, मैकरेल है, शार्क, सील, तो आप देखिए मैमल ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है। ठीक है, और अडेप्टिव जो सी एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, मोलस्कन्स हैं, वो सब नीचे की तरफ है। रीज़न है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये प्रेशर के कारण जितना बड़ा जीव है उतना ऊपर की तरफ है, नीचे बहुत कम। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके रेस्पिरेशंस के लिए, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, उसको एटमॉस्फेयर के प्रेशर्स के साथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हाँ, अपेक्षाकृत फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं उनका प्रेशर वाटर में कम लगता है, जबकि मैराइन वाटर की तुलना। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्प्लावकता क्षमता या बायोफियंसी। जैसे हम देख सकते हैं कि जो लेवल, जैसे लैंड पर कोई खड़ा है तो उसका क्या है, यहाँ पर देखिए पानी के अंदर और पानी के ऊपर, मतलब एक तैरती हुई चीज़, उस प्रकार से हमने यहाँ शो ऑफ किया। कोई भी वस्तु किसी द्रव में होने पर जितने बाहर का द्रव हटने की क्षमता रखती है उस वस्तु का उत्प्लावनता करती है। मतलब कितना एरिया, इसका रेंज इसने घेर रखा है उस क्षेत्र के ऊपर, तो उसको हम उत्प्लावकता क्षमता कहते हैं। जल के घनत्व के अनुसार यह घटती बढ़ती रहती है। घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक उत्प्लावकता क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। जल में तैरने वाले या रहने वाले जीवों में उत्प्लावन की विशेष भूमिका देखी जा सकती है, जिसके एग्जाम्पल आप डायग्रामेटिक में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइट। जलीय माध्यम है तो प्रकाश की अहम भूमिका है। स्वच्छ जल में प्रकाश भेदन क्षमता अधिक होने से जीवों के वितरण पर भी इसका पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। जीवों की संख्या भी प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित करती है। देखिए आप, जहाँ डार्कनेस है वहाँ एनिमल्स कम हो, जहाँ लाइटनेस है मतलब ज़्यादा है वहाँ एनिमल्स बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उथले जल में तो प्रकाश पेंदे तक पहुँचता है, किंतु गहरे जल में नहीं पहुँच पाता। पानी के गंधलापन तथा उसमें तैरने वाले विभिन्न पदार्थों के कण भी प्रकाश की भेदन क्षमता को कम करते हैं। स्वच्छ जल के प्रकाश के तीन क्षेत्रों को पृथक किया गया है। सुप्रकाशी, ठीक है, क्षेत्र जो सबसे ऊपर वाला प्रकाश ऊपरी होता है। मध्य दुष्प्रकाशी डिस्फोटिक क्षेत्र जो पेंदे, और अप्रकाशी एफोटिक, ठीक है, तो जहाँ प्रकाश जाता ही नहीं है, इन तीन है, यूरोफोटिक, ठीक है, डिस्फोटिक और एफोटिक। ठीक है, छोटे स्वच्छ जलीय आवास यद्यपि अप्रकाशी क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता, फिर भी चट्टानों के नीचे तथा कुछ विशिष्ट स्थानों पर यह विभिन्न क्रिया किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, तापमान देखना। आप देख सकते हैं, है ना, वार्म एयर, कोल्ड वाटर,
वार्म वाटर कोल्ड, दिन रात की तुलना की है, आप देख लीजिए, गर्म हवा है तो पानी ठंडा है और सर्द हवा है तो पानी गर्म, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। ठीक है, तापक्रम की विभिन्न जलीय आवास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अधिक गहरे जलीय आवास के अतिरिक्त स्वच्छ जलीय आवास में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। इसका कारण है जल की निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण होते हैं। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, जमना तथा वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, जल का घनत्व। समुद्र आवास की तुलना में तो स्वच्छ जल अत्यधिक परिवर्तनशील प्रदर्शित करता है। 3 मीटर गहरे आवास में तो दिन तथा रात्रि के मध्य में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देखा गया है, जिसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक घटक, केमिकल। ठीक है, कंटेंट्स हमें जो देखने हैं वो कौन कौन से हैं। स्वच्छ जलीय आवास में रासायनिक घटकों की सांद्रता में भी परिवर्तन होता रहता है। जीवों के स्त्रवण, जीवों के शरीर के विघटन एवं जीव प्राणियों के अवशिष्टों से स्वच्छ जल की संरचना में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा व मैग्नीज जैसे तत्व एवं यौगिक में परिवर्तन जीवों की उपस्थिति एवं क्रियाकलाप पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो पारिस्थितिकी अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पर शो ऑफ कर रखा है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्रकृति में कैसे मिलते हैं, वाटर बॉडी में क्या है, कंटेंट क्या है, ये सब। नेक्स्ट हमें देखना है रेफरेंसेस। ठीक है, अभी तक आज हमने जो देखा है यहाँ पर, ये सारे फिजियोकेमिकल जो इसके इफेक्ट थे बायोटिक कम्युनिटीज़ के ऊपर, उसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा रेफरेंसेस, कौन कौन सी पुस्तक से इसे लेकर बनाया गया है। तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, जिनके लेखक है पारिक, भटमेवाड़ा, एम रावत, अलका पब्लिकेशन से। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद भाटिया, डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली, आरबीडी पब्लिकेशन से। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पीडी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से। और कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड अरोमंगम, सारस पब्लिकेशन से। ये हमारे संदर्भ है। अंतिम में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी ये व्हाट्सअप नंबर है 7424843007 पर संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या है, या हमारा यह ईमेल एड्रेस है bihscollege20@gmail.com। धन्यवाद।